मैंने कहा था ना, हमारे गोलगप्पे का कारोबार इतना चलेगा कि आप देखते रह जाएंगे। हाँ सुमन, आज तुम्हारी बदौलत हम इस गरीबी से उभर पाए हैं, वरना ना जाने हमारा क्या होता। बात उस समय की है जब सोनू और सुमन नाम के मियाँ बीवी रामनगर के एक घर में रहा करते थे। सोनू कारखाने में काम किया करता था और सुमन उसके लिए दोपहर का खाना बना कर देती थी। सोनू बहुत कामकाजी था। तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तू तो इस कंपनी को अपना मानने लगा है। भाभी ने इतना अच्छा खाना बनाकर दिया है और तूने उसे ऐसे ही रखा है। जल्दी से टिफिन खोल, मुझे भूख लगी है। जल्दी बता क्या लेकर आया है? अबे मुझसे ज्यादा जल्दी तो तुझे रहती है खाना खाने की। अभी तो लंच ब्रेक हुआ है, रुक जा। अरे भाई लंच ब्रेक हुआ है तो जल्दी चलना और मेरे लिए भी टिफिन खोल। मुझे जल्दी से भाभी के हाथ का खाना खाना है। अरे भाई ठीक है, थोड़ा सब्र तो कर, हाथ मुंह तो धोकर आऊं। सोनू और आकाश हाथ मुंह धोकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। मिल बांटकर दोनों लोग खाना खाते हैं। उसके बाद दोनों लोग काम करते हैं। शाम को जब फुर्सत मिलती है तो आकाश सोनू से कहता है, अरे यार सोनू, आज का दिन कैसा रहा तेरा? अरे हमेशा की तरह ही रहा, कुछ खास नहीं था यार। अरे खास बात तो मैं तुझे बताता हूँ। क्या बात है? तू इतना परेशान क्यों है? अरे यार, जब मैं लंच के वक्त बॉस के केबिन की तरफ गया तो मैंने सुना कि... अबे क्या सुन लिया तूने? क्या बॉस तेरी शिकायत कर रहा था जो परेशान हो रहा है तू? अरे शिकायत विकायत की बात नहीं है, पर मैंने बॉस को कहते हुए सुना था कि कंपनी घाटे में जा रही है, इसलिए कह रहा था कि फैक्ट्री में मुलाजिमों को कम कर देना है और ये सिलसिला कल से ही शुरू होगा। अभी क्या बात कर रहा है? अरे ऐसा हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता यार, हमारी रोजी रोटी तो इसी फैक्ट्री से चलती है। इसके अलावा हमें कोई काम भी नहीं आता। जब से काम करना सीखा है तो इसी फैक्ट्री में काम किया है। हाँ यार, यही फिक्र तो मुझे भी हो रही है। अब करें तो क्या करें? आकाश और सोनू इसी चिंता में जा रहे थे। सोनू ने आकाश को अपने घर पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। तभी वहाँ पर आकाश की बीवी पूजा भी आ गई। अरे पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम आ सकते हो तो मैं भी आ सकती हूँ। सुमन भाभी ने बुलाया है, कह रही थी गोलगप्पे बना रही हूँ, खाने आ जाना। ठीक हुआ तुम दोनों भी आ गए, मैं तुम दोनों के लिए गोलगप्पे लेकर आती हूँ। पूजा और सुमन आकाश और सोनू के लिए गोलगप्पे लेकर आती हैं। सुमन बहुत ही लजीज गोलगप्पे बनाती थी। उसके गोलगप्पे आकाश और सोनू दोनों को बहुत पसंद आते थे। सोनू उससे अक्सर गोलगप्पे बनवाता रहता था। अरे भाभी, खाना तो अच्छा बनाती ही हो और गोलगप्पे तो उससे भी अच्छा बनाती हो। इन गोलगप्पों में तो सच में करिश्मा है, कितना भी खाओ दिल नहीं भरता। अरे सच कह रहा है ये, सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम जो गोलगप्पे बनाती हो इतने बड़े होते हैं कि 3 गोलगप्पे में ही पेट भर जाता है। तुम्हारे हाथ के गोलगप्पे खाकर तो हम अपनी सारी परेशानी भूल जाते हैं। परेशानी? कैसी परेशानी? कौन सी परेशानी की बात कर रहे हो तुम? खैरियत तो है ना? अरे सोनू, क्यों भाभी को परेशान कर रहा है? चुप हो जा यार। नहीं, मैं जानती हूँ कि आप दोनों को क्या परेशानी है। आज आप दोनों खामोश लग रहे हैं जब से कारखाने से आए हैं। आकाश और सोनू अपनी बीवियों को ना चाहते हुए भी परेशानी बताने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो अपनी बीवियों को सारी बातें बता देते हैं, जिसकी वजह से दोनों की बीवियां भी परेशान हो जाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वाकई वो कारखाना बंद हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? आपका तो काम भी छूट गया है, धीरे धीरे रसद भी खत्म हो रहा है। हाँ, मैं काम की तलाश तो कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा है। अगर कोई काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा? सुमन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। कुछ नहीं है खाने के लिए, बस 4 गोलगप्पे रखे हैं और थोड़ा सा पानी है। चलो तो उन्हीं को ले आओ, 2 तुम खा लेना, 2 मैं खा लूंगा। अब कल की कल सोचेंगे। सोनू और सुमन दोनों गोलगप्पे खाते हैं और आने वाले दिन के बारे में सोचने लगते हैं। तभी सुमन खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? तुम गोलगप्पे खाते खाते खड़ी क्यों हो गई? अगर आपको ठीक लगे तो मेरे मन में एक ख्याल आया है। कैसा ख्याल? आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं गोलगप्पे लजीज बनाती हूँ, तो क्यों न मैं गोलगप्पे बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दूं।
वैसे तरकीब तो तुम्हारी अच्छी है। गोलगप्पे खाना तो हर कोई पसंद करता है, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप फिक्र क्यों करते हो? आपने मेरे कानों के लिए बालियां बनवाई थी ना, वो किस दिन काम आएंगी? नहीं नहीं, तुम्हारे गहने में नहीं बेच सकता। जेवरात बुरे वक्त में काम आते हैं। जब खाने के लिए खाना नहीं बचा है तो इन जेवरों का क्या करूंगी मैं? सुमन और सोनू बालियां बेचकर गोलगप्पे बनाने का सामान ले आते हैं और सुमन अपने हाथों से गोलगप्पे बनाकर तैयार करती है। सोनू और सुमन उन गोलगप्पों को बेचने के लिए बाजार के लिए निकलते हैं। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे, तीखे मीठे गोलगप्पे, जायकेदार लजीज गोलगप्पे, आइए आइए, एक बार खाओगे बार बार आओगे। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे। बाजार में बहुत सारे गोलगप्पे वाले थे, इसलिए उनके पास कोई भी गोलगप्पे खाने नहीं आता, जिसकी वजह से 3 दिन तक उनके गोलगप्पे नहीं बिकते हैं। अरे यहाँ बाजार में हर तीसरी दुकान गोलगप्पे की है, हमारे गोलगप्पे तो बिक ही नहीं रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये कारोबार करके भी कोई फायदा नहीं होगा। मैंने इतने प्यार से गोलगप्पे बनाए और कोई खाने आ ही नहीं रहा है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? सोनू और सुमन वहीं पर मायूस होकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर दुकान के बाहर एक बोर्ड पर पड़ती है। सुनिए जी, गौर कीजिए, इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? दुकानदार की स्कीम लिखी हुई है। अगर हम भी अपने गोलगप्पे की दुकान पर पेशकश चालू करें तो हो सकते हैं हमारे गोलगप्पे भी बिकने शुरू हो जाएं। जब तक लोगों को हमारे गोलगप्पे का स्वाद ही नहीं पता चलेगा तो वो खरीदार कैसे बनेंगे? मैं कुछ समझा नहीं। सुमन सोनू को सारी बात बताती है और सोनू कहीं से थोड़ा सा सामान लाकर सुमन को देता है। सुमन एक गोलगप्पे को बाहुबली गोलगप्पे का आकार देती है। अरे ये तो तुमने सच में एक बाहुबली गोलगप्पा बना दिया। अब तो इस गोलगप्पे को खाने के लिए हमारे पास हर कोई आएगा। इस बाहुबली गोलगप्पे के साथ मैंने एक बंदिश रखी है कि जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसको 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। सोनू जोर जोर से अपनी पेशकश को बाजार में सबको सुनाता है, जिसकी वजह से उसके बाहुबली गोलगप्पे को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हाँ तो भाइयों सुनिए, जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसे 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। इस मुकाबले में जो जो हिस्सा लेना चाहता है वो इस तरफ आ जाए। ये बाहुबली गोलगप्पा जो खाएगा वो बाहुबली कहलाएगा। हाँ। सोनू के इस तरह से कहने पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और 2 लोग आपस में गोलगप्पा खाने की होड़ लगाते हैं, पर वो हार जाते हैं। उनकी देखा देखी उस बाहुबली गोलगप्पे को खाने के लिए और लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। अरे भाई, आपके यहाँ के गोलगप्पे बहुत लजीज हैं। हालांकि हम इस मुकाबले को जीते नहीं हैं, मगर फिर भी बहुत मजा आया बाहुबली गोलगप्पे खाने में। अरे यार सच में ये जनरल गोलगप्पे खा खा कर हम तो ऊब गए थे। अब ये बाहुबली गोलगप्पा बाजार में आया है, इसको तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे जनाब, खाकर देखिए, बाजार में सबसे अच्छा गोलगप्पा यही है। एक बार खाओगे तो बार बार यहीं पर खाने आओगे। क्या कह रहे हो जनाब? क्या ये गोलगप्पे सच में अच्छे हैं? अरे अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो खाकर देख लीजिए। जीत गए तो 100 रुपए इनाम है। सभी भीड़ में बाहुबली गोलगप्पे के बारे में चर्चा करते हैं और बाजार के सभी लोग सुमन की दुकान पर गोलगप्पा खाने का मुकाबला करने आ जाते हैं। उनकी दुकान अब बाहुबली गोलगप्पे के नाम से मशहूर होने लगी थी। उसी बाजार में एक नत्थू पहलवान नाम का आदमी रहता था, जो सभी के गोलगप्पे मुफ्त में खाता था। वो सुमन की दुकान पर भी गोलगप्पे खाने के लिए आ जाता है। अरे ओ, नई नई दुकान खुली है, चल जल्दी से 5 प्लेट गोलगप्पे बना दे। जनाब गोलगप्पे तो मैं बना दूंगा, मगर हमारे यहाँ का बाहुबली गोलगप्पा खाकर बताइए। अगर आप ये गोलगप्पा खा लिए तो हम आपको साल भर फ्री गोलगप्पे खिलाएंगे। अरे बस इतनी सी बात है तो चल एक काम कर,
इस शर्त में एक चीज और जोड़ ले। एक नहीं, मैं 5 बाहुबली गोलगप्पे खाकर दिखाऊंगा, समझ गया? अगर आप ये गोलगप्पा नहीं खा पाए तो आपको मुफ्त में खाने की आदत को छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, हमें मंजूर है। नत्थू पहलवान के सामने 5 बाहुबली गोलगप्पे रख दिए जाते हैं और नत्थू पहलवान बाहुबली गोलगप्पे खाने की जद्दोजहद करता है, लेकिन वो उसमें हार जाता है और वो अपनी शर्त के अनुसार मुफ्त में गोलगप्पे खाना छोड़ देता है। सभी सोनू को शुक्रिया कहते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सुनीता सुबह सुबह अपनी सब्जी का ठेला लेकर मोहल्ले में घूम रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी। सुनीता की आवाज सुनकर कुछ घरों से औरतें निकलकर उसकी सब्जी खरीदने आती हैं। वाह सुनीता, आज की सब्जी तो बहुत ताजी लग रही है। मैडम, सुनीता की सब्जियां तो हमेशा ही ताजी रहती हैं। सुनीता, टमाटर कैसे दिए? 40 रुपए किलो मैडम। अरे सुनीता, हमें लूट तो मत। महंगाई के जमाने में मेरी खुद की हालत खराब है। मुझे बहुत कम पैसा बचता है, तो मैं आपसे कैसे लूट सकती हूँ? सुनीता, तेरी बेटी का स्कूल में एडमिशन हुआ जिसके लिए तू बेहद परेशान थी? जी मैडम, अभी तो मैंने उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया है। वो मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। चलो फिर तो बढ़िया है। तुम अपनी बेटी को खूब पढ़ाना, उसे अपनी तरह सब्जी बेचने मत लगा देना। नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं करूँगी। सुनीता सब्जी बेचकर वहाँ से ठेला लेकर अपने घर चली जाती है। रास्ते में बहुत बारिश होती है। जब वो घर पहुँचती है कि बेटी पूर्वी उसका इंतजार कर रही होती है। तुम आ गई अम्मी। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। मेरी स्कूल टीचर ने 3 दिन की छुट्टी दी है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। उन्होंने ऐसा कहा, मैंने तो आज ही अपनी सब्जियों का स्टॉक नया कर लिया है। अगर तूफान आ जाएगा तब तो सब्जियां खराब हो जाएंगी। हे मालिक, ऐसा ना हो। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। उसके बाद सुनीता और पूर्वी खाना खाते हैं और पूर्वी सुनीता की गोद में सो जाती है और सुनीता अपने शौहर को याद करती है। आज अगर वो जिंदा होते तो पूर्वी के लिए भी कितना अच्छा होता। मैं अपनी परेशानियां उनसे बांट पाती। मालिक न जाने ऐसा क्यों करते हैं। हे मालिक, कल तूफान ना आए और मेरी सब्जियां खराब ना हो, वरना मैं तो तबाह हो जाऊंगी। रात को बहुत भयंकर तूफान आता है। बारिश हो रही है और बर्फबारी भी होती है। सुनीता उठकर देखती है तो उसे बहुत अफसोस होता है, मगर वो कुछ कर नहीं सकती है। वो बस ऊपर वाले से यही गुजारिश करती है कि ये तूफान जल्दी ही थम जाए। मगर पूरे दिन ऐसे ही बारिश होती है और अगले दिन भी वैसे ही बारिश होती है और ऐसे ही 3 दिनों तक बारिश होती रहती है। सुनीता की सब्जी पूरी तरह से खराब हो जाती है, मगर सुनीता के पास उसे बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 3 दिनों से खतरनाक बारिश होती है। तीसरे दिन जब बारिश थम जाती है तो सुनीता अपने ठेले के पास जाकर सब्जी देखती है। सब्जी बुरी तरह खराब हो जाती है। हे मालिक, हमारी मदद करो। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी बहुत कम बचे हैं। इसमें तो घर का खाना पीना भी बस 1 हफ्ते का ही हो पाएगा और अब मैं नई सब्जियां कैसे खरीदूंगी? सुनीता अपनी परेशानी पूर्वी के सामने जाहिर नहीं करती। पूर्वी को स्कूल छोड़ते हुए सुनीता बाजार चली जाती है। वहाँ वो भगवान के मंदिर जाती है। वहाँ वो देखती है कि एक औरत एक बड़े से बोरे में नारियल लेकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। वो औरत बहुत परेशान हाल में है। इस तूफान में आपका भी कुछ नुकसान हो गया क्या? आप कहाँ से हो? आपका नाम क्या है? अयो, मेरा नाम चिन्नमा है। ये जो तूफान हुई उसमें मेरा हस्बैंड की मौत हो गई। हमारा नारियल पानी का बिजनेस था। तूफान की वजह से बहुत सारे नारियल पानी भी गिर गए। अब मैं उन सबको लेकर यहाँ बेचने आई हूँ, पर वो बिक ही नहीं रहे, इसलिए मैं मालिक से मदद की दुआ कर रही हूँ। इसके बाद चिन्नम्मा और सुनीता दोनों साथ में बाजार जाती हैं।
सुनीता को बहुत तेज भूख लगी है। वो देखती है कि सामने मैगी बिक रही है। चिन्नम्मा और सुनीता देखती हैं कि वहाँ अलग अलग तरह की मैगी की लिस्ट टंगी है। एक ही मैगी कितने तरह से बेचते हैं और इनके दुकान में कितनी भीड़ लगी हुई है। अयो, मुझे तो इनकी मैगी भी अच्छी नहीं लगती। हमारे यहाँ कोकोनट वाले टेस्ट की मैगी मिलती है। ऐसी मैगी यहाँ कहीं नहीं मिलती जी। ये बात सुनीता को बहुत अच्छी लगती है। वो चिन्नम्मा का नंबर ले लेती है। उस दिन दोनों अपने अपने घर जाती हैं। दोनों ही परेशान हैं क्योंकि दोनों बेसहारा हैं और तूफान ने उन दोनों का ही बहुत नुकसान किया था। चिन्नम्मा के शौहर भी कुछ वक्त पहले गुजर चुके होते हैं। चिन्नम्मा एक ठेले पर नारियल पानी बेचती है। उधर सुनीता का इकलौता सहारा पूर्वी होती है। उसको फिक्र होती है कि अगर वो पैसे नहीं कमाएगी तो पूर्वी की फीस कैसे भरेगी और उसे अच्छे से कैसे पढ़ाएगी। सुनीता की गोद में पूर्वी सो रही होती है। तभी सुनीता को एक तरकीब सूझती है। वो चिन्नम्मा को फोन लगाती है और अगले दिन मिलने को बोलती है। अगले दिन चिन्नम्मा और सुनीता मिलती हैं। चिन्नम्मा, क्या तुम्हें तुम्हारे नारियल के कोई खरीदार मिले? नहीं जी, मुझे तो कोई खरीदार नहीं मिल रहे हैं। न जाने मैं क्या करूँगी। मुझे एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी है। हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं जिससे तुम्हारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। और अगर ये काम चल गया तो हम दोनों मिलकर खूब पैसे भी कमा सकते हैं। आपका आइडिया क्या है जी? क्यों ना हम एक ऐसी मैगी बनाएं जो आज तक यहाँ किसी ने न खाई हो। हम उस मैगी को साउथ इंडियन स्टाइल से बनाएंगे। उसे हम नारियल पानी में बनाएंगे और जो खाली नारियल बचेगा उसी में सर्व करेंगे। बाकी के पैसे मैं दे दूंगी। मेरे पास कुछ बचे हुए पैसे हैं और तुम अपने नारियल दे देना। अगर ये तरकीब काम कर गई तो हम दोनों की परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। हाँ, रिस्क तो बहुत है जी, पर मेरे नारियल ऐसे भी खराब ही हो जाएंगे जी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे। सुनीता बचे खुचे पैसों से खूब सारी मैगी खरीदती है और फिर वो दोनों मिलकर एक छोटा सा स्टॉल लगा लेती हैं जिस पर नारियल मैगी वाली लिखा होता है। वहाँ के लोगों ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। लोगों में इस बात की उत्सुकता होती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। शुरू में उनकी दुकान पर एक दो लोग आते हैं। उनका खाना लोगों को बहुत पसंद आता है। ऐसी डिश आज तक उन लोगों ने कभी नहीं खाई थी। वाह, ये तो बहुत अलग है। इन्होंने नारियल पानी में ही मैगी बनाई और नारियल में ही खिला रही हैं। ये तो बहुत उम्दा तरकीब है। वाह। सुनीता और चिन्नम्मा के इस तरकीब से उनकी दुकान बहुत अच्छी चलती है। धीरे धीरे उनकी मैगी पूरे शहर में मशहूर हो जाती है और उन दोनों की अच्छी कमाई होती है। सुनीता को इस बात की खुशी होती है कि उसका ये रिस्क उठाना कामयाब हो गया। वो अब अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ा पाती है। उसके बाद चिन्नम्मा और सुनीता एक दूसरे का सहारा बनती हैं और वो दोनों बहुत कामयाब होती हैं। एक दिन ऐसे ही पूर्वी जब सुनीता की गोद में सो रही होती है तब सुनीता सोचती है कि भगवान जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। अगर वो तूफान नहीं आता तो वो जिंदगी भर सिर्फ सब्जी ही बेचती रहती और कुछ नया नहीं कर पाती। इसीलिए हमें अपनी जिंदगी में सारी मुसीबतों का सामना करना चाहिए और किसी भी चीज के लिए अपनी किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। उत्तराखंड के एक गांव में रीमा अपने पति शैलेश के साथ मैगी बेचने का काम किया करती थी। मैगी की दुकान खुले हुए कुछ ही दिन हुए थे। वहाँ के लोगों ने लाइन ही लगा दी थी दुकान पर। रीमा और शैलेश की दुकान खूब चल रही थी। परेशानी ये थी, शैलेश को दुकान पर काम करना पसंद नहीं था। शैलेश एक नौकरी पेशा आदमी था जिसने लॉकडाउन में अपनी नौकरी गंवा दी थी। जब से नौकरी छूटी है यहाँ लोगों के बर्तन और झूठे मैगी साफ करने पड़ रहे हैं। कभी भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। तुम्हें क्या है, बचपन से ही ऐसी हो, पर मैं तो काबिल हूँ ना। तो इसके अलावा हम करें भी क्या? तुम तब तक दुकान चलाओ जब तक मैं शहर से वापस ना लौटूं। मैं फिर से वहाँ नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। कुछ पैसे तुम्हारे पास रखे हुए हैं, उनसे घर चलाना और मैं जल्दी ही नौकरी ढूंढकर तुम्हें संदेश दूंगा।
रीमा से बात करके शैलेश शहर की बस पकड़ लेता है और नौकरी करने लगता है। रीमा मायूस हो जाती है और अपनी मैगी की दुकान अपनी ननद रिया को बुलाकर उसके साथ चलाने लगती है। बैठ रिया, क्या बताऊं तुझे, जब से इन्हें शहर में नौकरी मिली है तब से दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपके दुकान और घर दोनों में मदद करूँगी। मेरी प्यारी गुड़िया, तूने इतना कह दिया यही बहुत है। अगले ही दिन रीमा और रिया दोनों मैगी की दुकान खोलते हैं, लेकिन आसपास दुकानें ज्यादा होने की वजह से उस दिन उनकी दुकान नहीं चलती। भाभी ऐसा पहली दफा हुआ है कि हमारी दुकान नहीं चली, वरना रोज हमारे मैगी बिक ही जाते हैं। वो कहा जाता है ना कि हमेशा दिवाली नहीं होती, आज नहीं तो कल चलेगी, और क्या। देखते ही देखते 15 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मैगी की दुकान नहीं चलती। थक हार कर दोनों ननंद भाभी दुकान बंद कर देते हैं। रिया, पता नहीं हमें किसकी बुरी नजर लग गई है, हमारी दुकान चल ही नहीं रही है। मैं जब से आई हूँ मैंने दुकान पर ग्राहकों से ज्यादा तो मैगी खाई है। इस चीज का कोई हल तो हमें निकालना ही होगा। क्यों ना हम चॉकलेट मैगी खोलें? उत्तराखंड की ठंड में तीखी तीखी मैगी में मीठे मीठे चॉकलेट, अच्छी दुकान चलेगी। सिर्फ मैगी तो बिक नहीं रही है और तुम चॉकलेट मैगी बेचने की बात कर रही हो। अचानक से उनके घर पर डाकिया आता है और वो चिट्ठी देकर चला जाता है। ये जरूर तेरे भैया की होगी, रुक जा मैं देखती हूँ। मुझे एक चॉकलेट फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है, पूरे 1 महीना हो गया है और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, इसलिए तोहफे के तौर पर मैं तुम्हें खूब सारे मीठे मीठे चॉकलेट्स भेज रहा हूँ। तुम्हारे भैया की बड़े से चॉकलेट फैक्ट्री में नौकरी लग गई है, उन्होंने भेंट के तौर पर खूब सारे चॉकलेट्स भेजे हैं। ये देखो, ये तो बहुत खुशी की बात है। और तो और, इससे हम चॉकलेट मैगी बनाकर इसे बेच भी सकते हैं। एक बार ट्राई कर लेने में क्या हर्ज है। जब तक हम ऐसा कर ना ले तो मानने वाली कहाँ है। दोनों ने अगले ही दिन चॉकलेट मैगी बेचनी शुरू कर दी। मैं आज के दिन के लिए बहुत उत्सुक हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। रिया ने चॉकलेट मैगी बनाना शुरू ही किया था कि उसकी खुशबू आसपास सभी जगह पड़ी। सारे ग्राहक चॉकलेट मैगी खाने के लिए रिया और रीमा की दुकान पर आने लगे। ये खुशबू तो बहुत ही लजीज है, ये आप क्या बेच रही हैं? हम यहाँ पर चॉकलेट मैगी बेच रहे हैं। कमाल है, कई तरीके की मैगी खाई लेकिन कभी चॉकलेट मैगी नहीं खाई, ये कैसी होती हैं? खा कर देखिए एक बार, फिर कहेंगे कि बार बार आएंगे। बहन जी मुझे भी देना, मैं भी चॉकलेट मैगी खाना चाहता हूँ। पहले ही दिन शैलेश की भेजी हुई चॉकलेट खत्म हो जाती है और उस चॉकलेट से बनी चॉकलेट मैगी की दुकान खूब चलती है। सब बड़े खुश होते हैं। तभी शैलेश शहर से अपना 1 महीना पूरा करके वापस आता है और रीमा से कहता है, जाने मन कहाँ हो? देखो मैं आ गया और मैं पूरी 1 महीने की पगार साथ लाया हूँ। अरे मैं आज बेहद खुश हूँ, आप भी आ गए और हमारा धंधा फिर से दौड़ने लगा। भैया आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? शैलेश रिया को अपना बैग देकर कहता है, इसमें तुम्हारे लिए ढेर सारे कपड़े और चॉकलेट्स हैं, जाओ ले लो। शैलेश को रीमा खाना देती हैं, सारे मिलकर खाना खाते हैं। तब रीमा शैलेश से कहती है, वो दरअसल बात ये है कि मैंने और रिया ने चॉकलेट मैगी की दुकान खोली है और उससे हमें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितना मुनाफा हो गया वैसे? ये देखिए, 2 दिनों के पूरे 10,000 रुपए। क्या कहा? 10,000 रुपए, वो भी 2 दिन में? मेरे पूरी महीने की तनख्वाह 10,000 है और तुम दोनों 2 दिन में 10,000 कमा लिए। रीमा और रिया की मेहनत और उनके पैसे देखकर शैलेश की आंखें चौंधिया जाती हैं।
शैलेश हिचकिचा के कहने लगता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शर्म करूं या गर्व से बात करूं। जितना मेरी बहन और पत्नी ने 2 दिन में कमाया, उतना तो मैं महीने भर मेहनत करके कमा रहा हूं। तो इसमें शर्म की क्या बात है? आप भी हमारे साथ इस धंधे में शामिल हो जाइए, और क्या। मुझे मंजूर है और मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अगले ही पल शैलेश चर्च जाकर चॉकलेट लाता है। रिया और रीमा की मदद से चॉकलेट मैगी की दुकान खोल देता है और खोलते ही उनके दुकान पर चॉकलेट मैगी खूब बिकती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये सब हमारे गांव में हो रहा है। लोग इतने चाव से चॉकलेट मैगी खा रहे हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम करने की नीयत होती है। आप सब बस अपनी बातें ही करते रहेंगे या मेरी भी कुछ सुनेंगे? तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है बहना, तुम ही तो इस घर की लक्ष्मी हो। रीमा, रिया और शैलेश हर रोज अपनी चॉकलेट मैगी की दुकान खोलते और उससे अच्छा व्यापार करते। शैलेश ने अपने शहर की नौकरी छोड़ दी और अपने दुकान पर फिर से काम करने लगा और फिर सारे खुशी खुशी रहने लगे।